हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। स्टार्ट कर लेते हैं। टॉपिक का नाम है भैया मॉड। ठीक है। मॉड एक्चुअल में होता क्या है, थोड़ा समझा देते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं बहुलक। क्या बोलते हैं? बहुलक। ठीक है। बहु जो लक लेकर आए। ठीक है। तो देखो जरा, बहुलक क्या होता है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं द मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन। सपोज करिए आपके पास में कोई ऑब्जर्वेशन, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। सपोज करिए दो दो दो, तीन चार, तीन चार, पांच चार, तीन। ठीक है। और फिर चार। ठीक है। मैंने अगर आपसे बोला कि भाई यहाँ पे सबसे ज्यादा आने वाली ऑब्जर्वेशन कौन सी है, ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन है कि जो सबसे ज्यादा बार आ रही है, तो आप बोलेंगे सर इसको ना एक बार थोड़ा सा तरीके से लिख देते हैं, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो दो तीन बार आ रहा है, फिर एक दो तीन, तीन जो है वो तीन बार आ रहा है, एक दो तीन, फिर चार आ रहा है, देखो चार 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 चार, और फिर पांच आ रहा है। तो जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? सबसे ज्यादा है। इसकी फ्रीक्वेंसी है चार, यानी चार बार आ रहा है। तीन की फ्रीक्वेंसी तीन है। ठीक है। दो की फ्रीक्वेंसी तीन है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये कितनी बार रिपीट हो रही है, नंबर ऑफ रिपीटेशन। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि भाई इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, जैसे पांच की फ्रीक्वेंसी एक है, पांच जो है वो एक बार आ रहा है, फ्रीक्वेंसी को हम एफ आई बोलते हैं, है ना। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो आप बोलोगे सर चार की। चार जो है वो चार बार रिपीट हो रहा है। तो चार जो होता है वो होता है मॉड। ठीक है। मॉड जो आ गया वो चार आ गया। तो मॉड को हम z से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। तो z की वैल्यू इस समय कितनी आ गई? चार आ गई। तो बहुलक या मॉड होता क्या है? मॉड होता है कि जो भी फ्रीक्वेंसी जिस भी ऑब्जर्वेशन की सबसे ज्यादा है किसी भी डेटा में, उस डेटा या ऑब्जर्वेशन को जो है हम उसका मॉड कह देते हैं। तो मॉड एक्चुअल में होता क्या है? मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन होता है। अब यहाँ पे कुछ चीजें आती हैं, जैसे मॉड निकालने के हिसाब से ही ना, मॉड जो होता है वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे सबसे पहले मैंने बोला मॉड जो होता है वो होती है मॉड मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन, और इसको जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं भाई? जेड से। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि भाई कुछ क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपसे बोला फाइंड द मॉड ऑफ, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसका मॉड बता दो। टू टू टू, थ्री थ्री थ्री, फोर, फोर थ्री। सपोज करो मैंने इसका मॉड पूछा आपसे, तो आप बोलेंगे सर क्या बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका मॉड जो है वो सबसे ज्यादा तीन आ रहा है, तो तीन इसका मॉड है ना। मैं बोलूंगा ओके बिल्कुल सही है आपका। तीन जो है वो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, देखो एक दो तीन चार। तीन की फ्रीक्वेंसी चार है, फ्रीक्वेंसी ऑफ थ्री इज चार, है ना। तो फ्रीक्वेंसी अगर तीन की चार है, मैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने की भी जरूरत नहीं है मेरे को, वो दिख ही रहा है ना। तो अगर चार है तो इसका मतलब ये सबसे ज्यादा बार आ रहा है और इसका मॉड होगा। सपोज करो मैंने ये वाला क्वेश्चन बोला। ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन को चेंज करके मैंने बोला फाइंड द मॉड ऑफ टू टू टू, थ्री थ्री थ्री, फोर। तो मैंने आपसे बोला कि भाई अब इसका मॉड बताओ, क्या इसका मॉड निकल सकता है? नहीं निकल सकता। मैं चार ऑप्शन दे देता हूँ। इसका मॉड दो होगा, इसका मॉड तीन होगा, ठीक है, इसका मॉड दो और तीन दोनों होगा, ठीक है, और इसका मॉड निकलेगा ही नहीं, है ना। यानी दोनों में से कुछ नहीं होगा। तो आपके हिसाब से आपके दिमाग में क्या आंसर आना चाहिए? सोच लो, कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज करके सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा आपके हिसाब से। तो अगर मान लेते हैं आपने सोच लिया होगा, तो अगर मान लेते हैं इसका आपने आंसर दिया है दो, तो बहुत ही बढ़िया, आपने गलत आंसर दिया है। अगर आपने तीन आंसर दिया है तो बिल्कुल ही गलत दिया है आपने। अब बात ये आती है, क्या इसका आंसर बोथ होगा या इसका आंसर नहीं निकलेगा। मैंने आपको दो चॉइस दी है, देखते हैं आप 7 करोड़ रुपए जीतते हैं या नहीं जीतते। 50% आपके पास में चॉइस है। अगर आप बोल रहे हैं नहीं इधर, है ना, दोनों में से कोई नहीं है, सॉरी, आप फिर भी गलत हो। दोनों ही इसके मॉड हो सकते हैं। अब आप बोलेंगे हैं सर ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। ठीक है, देखिए जरा, मॉड जो होता है वो एक से ज्यादा निकल सकते हैं। और अगर इसमें बात करें तो इसमें दो मॉड हैं, एक तो दो है और एक तो तीन है। इस सीरीज को हम बोलते हैं बाई मॉडल सीरीज। क्या बोलते हैं? बाई मॉडल सीरीज। बाई मॉडल सीरीज ऐसी सीरीज होती है जिसके एक ही सीरीज में एक से ज्यादा मॉड एग्जिस्ट करते हैं, यानी दो मॉड एग्जिस्ट करते हैं, हम सीधा सीधा बोलते हैं। अब जिसका एक निकल रहा है उसको क्या बोलेंगे फिर हम? इसको बोलते हैं यूनि मॉडल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? यूनि मॉडल सीरीज। तो बात समझ में आ गई। तो एक बार अगर मान लेते हैं आपको दिख रहा है तो एक मॉड निकल गया, दो दिख रहे हैं तो दो निकल गए। और भी निकल सकते हैं क्या? आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल, चेक करवाइए जरा हमारे को। तो मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, जैसे मैंने बोला फाइंड द मॉड ऑफ, ठीक है, टू टू टू, थ्री थ्री थ्री, फाइव फाइव फाइव, सेवन एट। मैंने आपसे बोला कि इसका ना मॉड निकालो।
तो क्या निकलेगा, तो आप बोलेंगे सर इसमें ना 3 जो है ऐसे नंबर है जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। 3 नंबर की अगर फ्रीक्वेंसी सेम है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है ना, तो सेम है तो 2, 3 और 5 इनके 3 मॉड निकल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम ट्राई मॉडल सीरीज। क्या बोलते हैं भाई? ट्राई मॉडल सीरीज। तो ऐसे ही अगर मॉड निकलते रहे बहुत सारे, तो एक सीरीज जो होती है उसका नाम जो होता है बाई मॉडल, ट्राई मॉडल, टेट्रा मॉडल, इस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है, इसी की बेसिस पे आपको इतना समझ में अगर आ गया होगा, तो देखिए जरा, अगर कोई सीरीज जो है उसका सिर्फ एक ही मॉड निकल रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम यूनी मॉडल सीरीज। अगर मान लेते हैं किसी सीरीज के एक से ज्यादा मॉड हैं, जैसे 2 मॉड हैं, तो उसको बाई मॉडल बोल दिया जाता है। 2 से भी बहुत ज्यादा हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 है, 6 हैं, अगर इतने सारे मॉड्स हैं तो आपको नाम लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इसको बोला जाता है मल्टी मॉडल सीरीज। मल्टी मॉडल सीरीज मतलब आपको समझ में आ रहा है, एक से ज्यादा मॉड आ सकते हैं उसके, 2 से ज्यादा मॉड आ सकते हैं उसके। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं आपको मैंने नॉर्मल सा, देखो ये क्वेश्चन पूछे, मैंने आपसे बोल दिया फाइंड द मॉड ऑफ, है ना, मॉड ऑफ, मैंने बोल दिया 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5। तो भैया मैं अगर आपसे इसका मॉड पूछ रहा हूँ तो क्या होगा? 2 3 4 5 होगा। ठीक है, बी ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तीसरा ऑप्शन, सी ऑप्शन, मान लेते हैं हमने बोल दिया कि इसका मॉड जो है ये एक मल्टी मॉडल सीरीज होगी, इसका मॉड जो है वो 2 3 4 5 के अलावा कुछ और है, सपोज करिए 2 3 है मैंने बोल दिया। और डी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, कि कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, नन ऑफ दीज। ठीक है, मैंने 4 ऑप्शन इसमें बना दिए, तो इसका मॉड निकल सकता है, तो क्या निकलेगा? तो आप बोलेंगे सर आपके हिसाब से इसमें 2 की फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 है, 3 की फ्रीक्वेंसी सेम है, 4 की फ्रीक्वेंसी सेम है, 3 5 की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो इसका मॉड जो है सर 2 3 4 5 होना चाहिए। अगर आप इसका आंसर देते हो ये, तो ये हो गया गलत। गलत क्यों हो गया? मॉड का मीनिंग क्या होता है कि ऐसी ऑब्जर्वेशन, है ना, ऐसी ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, है ना, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो। यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं, 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है तो आप बोलोगे 3, 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है तो आप बोलोगे 3, 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी है तो आप बोलोगे 3, 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है तो आप बोलोगे 3। यानी फ्रीक्वेंसी तो सेम ही है, इसमें ज्यादा कम क्या है? कुछ भी नहीं है ना, तो कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कभी भी आ जाता है तो ऐसी सीरीज का मॉड एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए वर्ड लगाया है। अगर आपने ध्यान दिया हो, अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे थे ना, उसमें मैं बगल में 7 8 ऐसा कोई ना कोई एक नंबर डाल देता था। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था 2 2 2, है ना, फिर 3 3 3, उसके बाद मैंने 5 डाल दिया था या 4 डाल दिया था, याद है? वो इसलिए डाला था कि भाई किसी के कंपैरिजन में तो आप देखोगे ना कि कम फ्रीक्वेंसी या ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो इस 5 के कंपैरिजन में आपने देखा कि 3 की फ्रीक्वेंसी 3 है, 2 की फ्रीक्वेंसी 3 है, और इसके बेसिस पे आपने सीरीज का नाम लिया है। ठीक है, यानी मल्टी मॉडल सीरीज, बाई मॉडल सीरीज, ट्राई मॉडल सीरीज, उसके हिसाब से नाम लिया है। तो याद रखिएगा अगर फ्रीक्वेंसी सेम ही है तो फिर आप क्या करोगे? फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो भाई बातें क्लियर हो रही हैं आपको, है ना, क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या क्या कैसे कैसे मैं बोल रहा हूँ। तो याद रखिएगा, देखो मॉड जो होता है वो सिंगल वैल्यू नहीं देता। जैसे मीन की हम बात करें तो मीन जो होता है वो सिंगल वैल्यू दे देता है। अगर किसी भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का आप मतलब मीन निकालते हो तो ऑलवेज सिंगल वैल्यू होती है। लेकिन मॉड निकालने पे ऐसा नहीं होता। अगर मॉड निकालने पे ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब ये होता है मॉड जो होता है वो रिजिडली डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, यानी जरूरी नहीं है कि मॉड जो है वो सिर्फ एक आए, तो ऐसे कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं देता। तो ये सबसे बेकार ऑब्जर्वेशन होती है। मतलब मैं, अगर आपसे पूछा जाएगा नहीं सबसे इम्प्रैक्टिकल आंसर किसका आता है या सबसे बेकार आंसर किसका आता है, बेकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, नॉट फिजिबल ऐसे कुछ बोल देते हैं। नॉट फिजिबल सॉल्यूशन जो है वो कौन सा डेटा दे सकता है, यानी कौन सा चीज देती है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन में कौन सी चीज ऐसी है जो सबसे इम्प्रैक्टिकल या ऐसा सॉल्यूशन दे देगी जिसका मतलब आंसर निकालना थोड़ा सा अजीब लगता है, तो मॉड होता है। मॉड जो होता है वो सबसे बेकार आंसर देता है। इसी तरीके से मोस्ट फिजिबल सॉल्यूशन अगर आपसे पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पे नीचे भी लिख रखा है मैंने, मॉड जो होता है मोस्ट अनस्टेबल एवरेज होती है। ठीक है, अगर मान लेते हैं मोस्ट फिजिबल या सबसे अच्छा आंसर जो देता है वो अगर आपसे पूछ लिया जाए, जैसे सबसे बेकार तो मॉड देता है भाई। जितने भी है ना, जितने भी लिखवाए हैं आपको पहली वाली क्लास में, उन सब में मोस्ट बेकार वाला आंसर, ठीक है, मोस्ट बेकार वाला आंसर जो है वो देता है भैया मॉड, है ना। तो मोस्ट फिजिबल सॉल्यूशन यानी सबसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन या सबसे नियरेस्ट आंसर कौन देता है? ठीक है, तो ये देता है भैया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। याद रखिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव होने के साथ साथ ही ये सबसे नियरेस्ट आंसर देता है, रूट में निकलता है ये। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है वो, उसको हम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन ये मोस्ट फिजिबल सॉल्यूशन देता है स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे बेकार सॉल्यूशन कौन देता है? मॉड देता है।
तो मोस्ट अनस्टेबल सॉल्यूशन कौन देता है, तो वो मॉड देता है। मोस्ट स्टेबल और फिजिबल, फिजिबल का हिंदी में मीनिंग होता है प्रैक्टिकल या सबसे नियरेस्ट आंसर, ठीक है, जो देता है वो कौन देता है, स्टैंडर्ड डेविएशन देता है। क्या आपको इतनी बातें क्लियर है, सही है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने डाल देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, आपसे बोल दिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, इनमें से सबसे बेस्ट जो है मेजर ऑफ डिस्पर्जन कौन सा है, यानी विक्षेपण की सर्वोत्तम माप कौन सी है, आपसे ये पूछ लिया गया। परास यानी रेंज, मीन डेविएशन यानी माध्य विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन, या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, यानी विचरण गुणांक। ठीक है, यूके पीएससी जीआईसी 2018 में आया भैया, हम सारे प्रीवियस ईयर ही करा रहे हैं आपको और इसी हिसाब से कोर्स भी लेके जा रहे हैं, तो उसका चिंता ना करिएगा, ठीक है। यूके पीएससी जीआईसी में आया ये, ठीक है, तो जीआईसी का है, ठीक है। देखो अभी आपको बताया ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कभी भी आए स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे बेस्ट सॉल्यूशन देता है, याद रखिएगा, सबसे फिजिबल सॉल्यूशन देता है। कहीं पर भी पूछे, कभी भी पूछे, दोबारा कभी दिखे, लगा देना, ठीक है। कोई डाउट है इसमें, नहीं, चलिए बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन आपको बोल रखा है व्हाट इज द मॉड ऑफ द डेटा, आपको ये डेटा दे रखा है, आपसे पूछा इसका मॉड क्या होगा। देखो 20 जो है वो 3 बार आ रहा है, 21 आ रहा है 1 2 3 4 5 बार, 22 आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 7 बार आ रहा है, 23 कितने बार आ रहा है 1 2 3 4 5, 24 2 बार आ रहा है, 25 1 बार आ रहा है, तो 22 सबसे ज्यादा बार आ रहा है ना, तो 22 इसका क्या हो जाएगा, मॉड हो जाएगा। क्लियर आ रही है बात समझ में। तो मॉड होता क्या है, जो सबसे ज्यादा बार आने वाली ऑब्जर्वेशन बस वही मॉड होता है। जैसे एक क्वेश्चन और दे देते हैं, जैसे आपसे बोल रखा है when x takes values 2 3 4 2 5 4 3 2 1 what is the mod। तो भैया इसको करने के लिए सबसे पहले ना इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो। और क्योंकि आप जो है वो एग्जाम दे रहे हैं, वो कोई 10वीं 12वीं ऐसा तो कोई एग्जाम दे नहीं रहे हैं, तो आप इसको जल्दी जल्दी करा करिए और स्पीड बनाइए अपनी ना। जैसे 1 2 2 है, ठीक है, 2 2 2 2 आ रहा है 2 बार, ठीक है, चाहो तो आप यहाँ से देखकर भी कर सकते हो, इतनी बड़ी बात नहीं है इसको करना, ठीक है। 3 आ रहा है 2 बार, ठीक है, 1 2, 4 आ रहा है 2 बार, 1 2 4 4, ठीक है, फिर 5 आ रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी, तो आप बोलोगे 2 की फ्रीक्वेंसी है 3, 3 की फ्रीक्वेंसी है 2, है ना, 4 की फ्रीक्वेंसी है 2, है ना, 5 की 1 है ना, और भैया 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार आ रहा है वो, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी वो उसका आंसर। तो मॉड कितना आ गया भैया, मॉड आ गया 2, यानी z की वैल्यू 2 आ गई, और ये इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन ये पूछा गया है ना, आपसे बोला इसका मॉड निकालो, ठीक है, मॉड निकालना है। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्वेश्चन गिवन है, आपको दे रखा है 0 1 2 3 4 5 6 7 और 14 21 25 43 51 40 39 12। इसका मॉड 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। देखो इसमें ना दो तरह से क्वेश्चन आते हैं, एक आते हैं बिना क्लास इंटरवल के, एक आते हैं क्लास इंटरवल के साथ में। जो बिना क्लास इंटरवल के क्वेश्चन है, जैसे इसमें क्लास इंटरवल कहीं नहीं गिवन है, यानी सी आई गिवन नहीं है, तो इसमें मॉड होता है वो होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने वाली जो ऑब्जर्वेशन दिख रही है वो इसका मॉड होता है। जैसे 51 सबसे ज्यादा बड़ा है, इसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा जो है 51 दिख रही है ना, इसके सामने वाला जो नंबर होता है वो मॉड होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन क्लास इंटरवल अगर हो तो उसको करने का तरीका अलग होता है, ठीक है, उसका करने का तरीका क्या होता है वो हम बात करते हैं। पहले आप जो है इसका आंसर नोट कर लीजिए, फिर हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा, मतलब बी जो होगा, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। क्लियर है, चलिए चलिए अब बात करते हैं हम कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल के बारे में। अगर क्लास इंटरवल आपको दे रखा है कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल, तो इसका मॉड कैसे निकालना होता है और क्या क्या तरीके होते हैं मॉड निकालने की। तो मॉड निकालने में देखो सबसे पहले जब भी आपको क्लास इंटरवल गिवन है, जैसे यहाँ पे क्लास इंटरवल गिवन है, तो क्लास इंटरवल वाले केस में आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो मॉड के लिए एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। मॉड जो होता है वो एक्चुअल में होता क्या है, वो होता है एल प्लस, मतलब इसको जेड से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट पढ़ते हैं हम इसको, एफ जीरो नहीं पढ़ते वैसे, ठीक है ना, एफ नॉट पढ़ते हैं, अपॉन 2 एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच होता है भाई, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसमें दो तीन चीजें आती हैं, क्या है ये L, क्या है ये F1, क्या है ये F0, क्या है ये F2 और क्या है ये H। ये सब चीजें हैं क्या एक्चुअल में, है ना। तो H के ऊपर बात करते हैं, H होता है क्लास साइज। क्या होता है, क्लास साइज, या मैं इसको ऐसे समझूं, क्लास साइज ना बोल के मैं इसको बोलता हूँ इंटरवल गैप। क्या बोलता हूँ, इंटरवल गैप बोलता हूँ मैं इसको, गैप, ठीक है, इंटरवल गैप बोलते हैं हम इसको, क्लास साइज या इंटरवल गैप। F1 जो होती है वो होती है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी इसमें वो F1 है। F0 जो होती है वो होती है प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, प्रीसीडिंग, अब प्रीसीडिंग की स्पेलिंग मेरे हिसाब से में ये होती है प्रीसीडिंग, है ना, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और
F2 जो होती है वो होती है सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी, सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी। एल आ गया, एल होता है लोअर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट। अब देखो यहाँ पे इसका काम क्या है, क्या क्या चीजें हैं, आपको मैंने बोला। देखो पहले तो नेमिंग कर दी मैंने कि एच क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, एल क्या है। ठीक है, इनकी नेमिंग कर दी। नेमिंग करने के बाद में अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि F1 होता क्या है। सबसे पहले हमारे को इसमें Fi जो दिख रहा है ना, ये वाला Fi जो ये दिख रहा है पूरा का पूरा, इस Fi में मेरे को सबसे पहला मेरा काम होता है F1 ढूंढना। तो F1 कैसे ढूंढता है? F1 ये होता है भाई, F1 मतलब होता है पहली लोअर, मतलब पहली लिमिट जो भी आपको दिख रही है ना। जैसे मैं इसको पिंक कलर से लिखता हूँ, थोड़ा सा अच्छा सा लगेगा ना, ये रहा पिंक कलर। ठीक है, F1 जो है वो होती है सबसे पहली जो सॉरी फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसमें जो भी है, जैसे यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर जो भी दिख रहा है आपको वो होता है F1। क्या है यहाँ पे 23, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है 23 है तो ये F1 हो गया। F1 ये जो हो गया, इससे प्रिसीडिंग मतलब पीछे वाली फ्रीक्वेंसी होती है F0 या F0। उसके बाद 0 आ गया, 1 आ गया, तो ये वाली फ्रीक्वेंसी हो जाती है F2। क्लियर है? यानी सबसे पहले आपने किसको छांटना है? आपको छांटना है भैया F1 को। ठीक है, आपको F1 को छांटना है। F1 जो निकलेगा, ठीक है, उसी के हिसाब से आपका F0 निकल जाएगा, उसी के हिसाब से आपका F2 निकल जाएगा। F2 मतलब 14 निकल गया। क्लियर है इतना? देखो आपने F0 निकाल दिया, F1 निकाल दिया, F2 निकाल दिया आपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपका काम होगा, आपको L निकालना है और आपको H निकालना है। L क्या होता है? जो F1 निकाला था ना आपने, इसको सबसे पहले ढूंढा था, इसके सामने आ जाओ। इसके सामने जो लोअर लिमिट दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं हम एल, यानी 35। और ये जो आपको क्लास इंटरवल दिख रहा है, जैसे 35 से 45 के बीच का, कितने का क्लास इंटरवल है, क्लास साइज कितने का है? तो आप बोलोगे 10-10 का साइज है, तो 10-10 का है, तो इसको बोलते हैं हम एच। ये जो आपको ये जो दिख रहा है ना पूरा का पूरा क्लास इंटरवल, इसको हम बोलते हैं मॉडल क्लास। क्या बोलते हैं? मॉडल क्लास बोलते हैं भाई। ठीक है, याद रखिएगा, मॉडल क्लास का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल कुछ सची धजी मॉडल जैसी क्लास है। इसका मतलब ये होता है कि मॉड है उसका इसके बीच में लाई करेगा, इस क्लास इंटरवल के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो मॉडल क्लास ये हो गई भाई। अब इसमें बस मेरे को मॉड निकालना है, तो मॉड जेड का फॉर्मूला पता होना चाहिए भैया हमारे को। क्या होता है मॉड जेड का फॉर्मूला? बिल्कुल सही, बहुत सही। ठीक है, मॉड जेड का फॉर्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस F0। ठीक है, अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू होता है भैया एच। ठीक है, तो करेंगे कुछ नहीं, एल की जगह पे 35 रखेंगे, प्लस F1, F1 की जगह पे कितना दिख रहा है 23, है ना, माइनस F0, F0 कितना भैया 21, है ना, अपॉन 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14, है ना, इंटू एच, एच मतलब 10 का गैप, तो 10 कर दिया। तो ये हो गया 35 प्लस 23 माइनस 21, 2 हो गया 46। ये हो जाता है भैया 46 में से 21 और 14 दोनों माइनस करूंगा, तो ये हो गया भैया 35 ना, आई थिंक, है ना, 35 होता है ये, 4 और 1 5, 2 और 1 3, 35 हो गया। तो ये माइनस करो तो ये 11 आ गया आई थिंक। हाँ 11 आ गया भाई। और ये 10 की 2 से मल्टीप्लाई करें तो 20 हो गया। तो ये तो कुछ ऐसा बन रहा है, 35 प्लस 11 कम 11 हो जाता है, बचेगा कितना 9, है ना, 11 88, 1.8 के आसपास, है ना शायद। तो ये हो गया 36.8 के आसपास इसका मॉड निकल जाएगा। अप्रोक्सीमेट आंसर बता रहा हूँ मैं। इतने में आपको ये दिख जाएगा कि चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आ रहा है, क्योंकि इतना तक आपने जो 36.8 तक निकाला, तो आपको दिख जाएगा चारों ऑप्शन में कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो बात समझ में आ रही है आपको किस तरीके से मॉड निकालना है? मॉड निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना है F1, फिर निकालना है F0, फिर निकालना है F2। ठीक है, F1 के जो सामने वाली लिमिट होती है वो होती है भैया इसकी लोअर लिमिट, है ना, जो छोटी वाली होती है इसको बोलते हैं एल। जैसे 35 आया है, इसका जो गैप होता है उसको बोलते हैं हम क्लास साइज या क्लास इंटरवल। क्या है भैया 10 का है, तो 10-10 का गैप होता है, तो इसको एच बोलते हैं। फॉर्मूले में रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। मॉड जो आया वो आया 36.8, और मैंने बोला कि इस क्लास को बोलते हैं मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास के अंदर ही मॉड लाई करता है। तो 36.8 अगर आपने ध्यान दिया हो, है ना, 36.8 फॉर 35 और 45 के बीच में लाई कर रहा है। क्या बात समझ में आ गई? तो मॉडल क्लास के बीच में मॉड लाई करता है। इसका मीनिंग क्या है? सपोज करो आपके पास में ना एग्जाम में बिल्कुल कम टाइम है, आप सपोज करो कि एग्जाम में बचे अपने पास में 30 सेकंड। अब 30 सेकंड बचे हैं भाई, 30 सेकंड में आपको ना तुक्के मारने हैं। ठीक है, आप चाह रहे हो कि ना क्वेश्चन कर लें हम और क्वेश्चन में ना हमारा आंसर बन जाए। तो अगर आपको तुक्का मारना है तो कैलकुलेटेड तुक्का मारिए, है ना। जैसा अगर मान लेते हैं आपका कोई आंसर दे रखा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 34, 34.5, 36.8 और मान लेते हैं 45.2। अगर आपसे पूछा जाता है भैया इसका मॉड बता दो, तो इसके बीच में कौन सा आ रहा है? मॉडल क्लास के बीच में 36.8 आ रहा है। इतना इजी क्वेश्चन देंगे नहीं वो, इतना इजी मतलब ऑप्शंस नहीं देंगे, लेकिन आपको अगर ये चीजें पता है तो ये है कि आपको ये पता होगा कि आंसर कहां से कहां तक आ सकता है
है ना। तो इसमें आपका एक फायदा है कि आपको अगर मतलब कैलकुलेटेड रिस्क भी लेना है चार ऑप्शन में से, तो आप ले पाओगे। ऐसे ही नहीं मतलब मन घड़ंत तुक्का नहीं मारोगे, एक सोच समझ के मारोगे कि भाई इसमें से या इसमें से एक करेक्ट आंसर हो सकता है, और मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से ये आंसर मेरा आ रहा है। हो सकता है आपकी कैलकुलेशन यहाँ पे गलत हो जाए, लेकिन अगर आपको आंसर पता है तो आप लगभग लगभग ये समझ पाओगे कि आंसर जो है मेरा 35 से 45 के बीच में आ रहा है। क्लियर है ना ये बात। तो मॉड तो ये हो गया भैया। अगर आपको समझ में आ गया मॉड के बारे में, तो यहाँ पे मॉड को खत्म करते हैं। याद रखिएगा मॉड का ना एक डायग्राम बना सकते हैं। तो याद रखिएगा जो ग्राफ होता है मॉड का, है ना, इसको एक नाम से जानते हैं, ग्राफ ऑफ मॉड जो होता है, इसको हम बोलते हैं भैया हिस्टोग्राम। क्या बोलते हैं? हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है, आपने वो पाई, वो क्या बोलते हैं, पाई नहीं, बार ग्राफ देखा होगा। बार ग्राफ कुछ ऐसा होता है ना, ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है। हिस्टोग्राम जो होता है वो बस ऐसे ही समझ लो, एक तरह का बार ग्राफ जैसा ही दिखता है वो, लेकिन थोड़ा सा ऐसा होता है, चिपका चिपका सा होता है। तो आप इसको देखिएगा, ठीक है। इसमें जो होता है जब हम इसको इस तरीके से बनाते हैं, तो इसमें इसकी हेल्प से एक फ्रीक्वेंसी कर्व बनाते हैं, तो इसमें मॉड हम निकाल पाते हैं। तो याद रखिएगा मॉड का जब भी ग्राफ बनाओगे तो वो हिस्टोग्राम होता है। क्लियर है इतनी बात? क्लियर, कोई डाउट नहीं? ठीक है, हिस्टोग्राम होता है मॉड का ग्राफ। चलिए, मॉड के बाद में दूसरी चीज आती है जिसको हम बोलते हैं मीडियन। ओके। मीडियन जब भी पूछे ना हम किसी से, मेरे को एक ही आंसर मिला है, मैंने कभी भी किसी से भी पूछा है, चाहे वो बच्चा हो बड़ा हो, जिसने पहली बार ये चैप्टर उठाया है, मैंने पूछा मीडियन क्या है, तो वो सीधा सीधा बोलते हैं सर मिडिल वैल्यू। मिडिल वैल्यू क्या मतलब? मिडिल वैल्यू भैया कहाँ की मिडिल वैल्यू, कैसी मिडिल वैल्यू, कौन सी मिडिल वैल्यू, क्या काम है मॉड का, मीडियन का? तो वो थोड़ा सा ना गड़बड़ कर देता है। यहाँ पे देखो हमने ना दो वर्ड यूज करे हैं, एक तो मीडियन और एक मिडिल क्वार्टाइल। ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा ना बात कर लेते हैं। मीडियन का कॉन्सेप्ट ठीक है, मिडिल वैल्यू होती है, मिडिल ऑब्जर्वेशन होती है, बट एक्चुअल में बस इतना ही नहीं है मीडियन। मीडियन मिडिल क्वार्टाइल जो है वो बहुत अलग सी चीज है। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखो, पहले तो बेसिक डेफिनेशन जो मीडियन की हमने पढ़ी है क्लास 10 तक, 11 तक जो भी पढ़ी है हमने, वो बताते हैं। उसके बाद हम आते हैं मिडिल क्वार्टाइल क्या लिखा है सर आपने, क्या चीज लिख दी है आपने, समझ में नहीं आ रही है, इसको भी बताइएगा। तो दोनों को बताएंगे, मिडिल वैल्यू क्या होती है या मीडियन क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। देखिए, सपोज करिए आपसे बोल दिया जाता है कोई क्वेश्चन, फाइंड द मीडियन ऑफ, ठीक है। सपोज करिए हमने बोला भैया 2 4 6 8 10, इनका ना मीडियन निकालना है आपको। मीडियन मतलब जो बीच में नंबर दिख रहा है, आप वो बताओ कि कौन सा नंबर होगा। ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही आसान है, बीच में तो 6 दिख रहा है, 6 इसका मीडियन होगा। तो मैं बोलूंगा हाँ 6 है इसका आंसर, लेकिन ऐसे थोड़ी ना कि आप देख के बताओगे, और हर जगह देख के नहीं बता पाओगे आप, क्योंकि ये तो बहुत ही कम ऑब्जर्वेशन लिखी है और मैंने सीक्वेंस में लिखी है और तरीके से लिखी है, दो दो के गैप में, हो सकता है ना हो, है ना। तो मीडियन निकालने का देखो एक तो तरीका ये होता है कि आप बीच में ढूंढ लो, बीच में कौन सा नंबर दिख रहा है, तो यही इसका मीडियन हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर इसमें ध्यान से देखें, इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 है। तो 5 अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो उसको हम एन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एन। तो एन जो होता है वो होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी है? 5। तो 5 अगर ये ऑड है ना, ऑड नंबर है, तो मीडियन का फॉर्मूला जो होता है, ये हम कर रहे हैं अभी बात अनग्रुप डेटा के लिए। किसके लिए? अनग्रुप डेटा के लिए। ठीक है, अनग्रुप डेटा के लिए बात कर रहा हूं मैं। तो अगर मान लेते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है, तो मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1/2th ऑब्जर्वेशन। n+1/2th का मीनिंग क्या है? अब इसका मीनिंग ये है भाई, इसका मीनिंग ये है कि जैसे n है ना, तो अगर मेरे को मीडियन निकालना है, मीडियन को हम m से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। जैसे मॉड को z से कर रहे हैं, देखो मॉड को किससे कर रहे हैं? z से। ठीक है। मीन को करते हैं हम x बार से, मीडियन को करते हैं हम m से, याद रखिएगा, ये तीन अलग अलग इसकी नोटेशन है। ठीक है। अब मीडियन को m से डिनोट करते हैं, ये होता है m+1/2th ऑब्जर्वेशन। 2th ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन। तो करना कुछ नहीं है, n+1/2th ऑब्जर्वेशन का मतलब ये होता है कि भैया n की जगह पे देख लो 5 + 1/2। ठीक है, इसकी ऑब्जर्वेशन आपको निकालनी है, तो 6/2 यानी थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन का मतलब ये होता है कि भैया तीसरे नंबर पे कौन सा नंबर दिख रहा है, 1 2 3। तो ये 6 जो दिख रहा है इसका आंसर होगा। दोबारा से आप समझ लीजिए, n की जगह पे आपको नंबर डालना है 5, है ना। नंबर डालने के बाद में आपको उसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके जो आंसर मिलेगा उस नंबर पे आपको चले जाना है। जैसे यहाँ पे 3 मिला आंसर, तो 3 पे आप चले जाओ, तीसरे नंबर पे 1 2 3, ये तीसरे नंबर पे जो मिला वो होता है मीडियन इसका, यानी 6 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। सही है, या 6 जो है वो इसका मीडियन है। बात समझ में आ गई? अब ये फॉर्मूले की जरूरत क्यों पड़ रही है सर, ये तो देख के भी पता लग रहा है। इस फॉर्मूले की जरूरत ऐसे पड़ रही है, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन बोला फाइंड द मीडियन ऑफ, जरूरी नहीं है कि आप जो है वो ऑड के लिए करो, इवन के लिए फॉर्मूला ही होता है n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2 होता है। ठीक है। जैसे सपोज करो आपके पास में एक क्वेश्चन दे दिया, फाइंड द मीडियन ऑफ
फाइंड द मीडियन ऑफ, सपोज करो हम बोल रहे हैं 2 4 6 8 10 11 12, ठीक है 12 तक लेके जा रहे हैं। आपसे बोला इसका मीडियन निकालो, तो आप अगर देख के निकालते हो, देख के निकालने वाले हो, तो 6 यहाँ पे, मतलब 3 यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, 3 यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है। अगर मैंने आपसे पूछा इसका मीडियन बताओ, तो आप बोलेंगे सर इसका मीडियन इसके अंदर दिख नहीं रहा हमारे को, है ना। लेकिन मीडियन तो निकल सकता है ना, अगर दिख नहीं रहा था तो क्या उससे फर्क थोड़ी ना पड़ता है। कोई चीज ना दिखे इसका मतलब ये नहीं है कि वो होती नहीं है, ठीक है। जैसे आपकी सक्सेस दिख नहीं रही है अभी आपको, लेकिन वो होगी ना आने वाले टाइम पे, है ना। तो कोई चीज ना दिखे इसका मतलब ये नहीं कि वो होती नहीं है, तो मीडियन तो वो है इसका। जैसे 6 और 8 के बीच में 7 लाई करता, तो 7 इसका मीडियन हो गया भैया, यानी बीच की वैल्यू होगी। लेकिन ये निकालेंगे कैसे? अगर गैप सेम ना हो, सब कुछ सेम ना हो, तो आपको एन काउंट करना है, ठीक है। क्या काउंट करना है? एन। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ एन कितना है भैया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6, 6 ऑब्जर्वेशन है, जो कि एक इवन नंबर है। तो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है उस केस में अलग होता है। इवन नंबर के केस में मीडियन जो होता है वो होता है m इज इक्वल टू एन बाई टू एथ ऑब्जर्वेशन, है ना, ऑब्जर्वेशन प्लस एन बाई टू प्लस वन एथ ऑब्जर्वेशन, और होल अपॉन में 2 होता है। तो एन बाई टू मतलब 6 अपॉन 2, ठीक है, ऑब्जर्वेशन प्लस 6 अपॉन 2 प्लस वन एथ ऑब्जर्वेशन, और होल अपॉन में 2 कर दो, तो 6 अपॉन 2 होता है थर्ड, है ना। तो थर्ड नंबर पे देखो जरा क्या दिख रहा है, 1 2 3, 6 दिख रहा है। 6 अपॉन 2 प्लस वन यानी 3 और एक 4। फोर्थ नंबर पे क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है। अपॉन में 2 कर दो, 6 और 8 हो जाते हैं 14, तो 14 अपॉन 2 हो गया भैया, मीडियन इसका कितना हो गया, 7, है ना। मीडियन कितना हो गया, 7 हो गया। तो बात समझ में आ रही है कैसे निकाल रहा हूँ? मतलब ये थर्ड नंबर पे आपको ये देखना है, जैसे 6 अपॉन 2 को सॉल्व करके थर्ड आएगा ना, है ना। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सी दिख रही है, इसको उठाओ। फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी दिख रही है, इसको उठाओ, दोनों को जोड़ो, डिवाइड करो 2 से, आपका आंसर आ जाएगा। डिवाइड 2 से क्यों करा, क्योंकि फॉर्मूले में है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से ना बड़ा आराम से आप मीडियन निकाल सकते हो, क्लियर है ना। अब दिक्कत इतने में इसमें आनी नहीं चाहिए आपको ना। मीडियन कभी भी आपको दिया जाए, दो चीजों का ध्यान रखिएगा। पहले डेटा जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में होना जरूरी है। असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में होना जरूरी है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जब भी आप असेंडिंग ऑर्डर में डेटा आपने लिख दिया, मीडियन के लिए आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, यानी एन की वैल्यू निकालनी है। एन की वैल्यू इवन है या ऑड है? अगर एन की वैल्यू जो है वो इवन है तो फॉर्मूला ये वाला यूज करोगे, ऑड है तो ये वाला यूज करोगे। अब आप बोलेंगे सर ये वाला फॉर्मूला ये कंटिन्यूअस क्लास के लिए हम यूज करते हैं। कंटिन्यूअस क्लास का मतलब क्या है? सपोज करो आपके पास में कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि फाइंड द मीडियन ऑफ, है ना, आपको मीडियन निकालना है इसका। सपोज करो यहाँ पे क्लास इंटरवल दे दिया हमने, क्लास इंटरवल है, और अपनी मर्जी से बना लेते हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं F5। जैसे मैंने बोल दिया 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10, ठीक है, मैंने 10 तक बना लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, फ्रीक्वेंसी बनाई है 2 4 6 8 और 10, मैंने ये फ्रीक्वेंसी बना ली। अब मुझे इसका मीडियन निकालना है, तो याद रखिए कंटिन्यूअस क्लास के लिए मीडियन का फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब ये क्या है, मतलब किस तरीके से इस फॉर्मूले को यूज करना है भैया, क्या है ये अजीब सा फॉर्मूला? एन बाई टू क्या है, सी एफ क्या है, एफ क्या है, एच क्या है? तो याद रखिएगा यहाँ पे कुछ चीजों के ऊपर बात करनी है। एल जो है वो तो है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, है ना, या लोअर क्लास लिमिट। एन होता है टोटल ऑब्जर्वेशन, और उसको जो है टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जितनी भी ऑब्जर्वेशन होगी उसको 2 से डिवाइड कर देना। एन का मतलब होता है यहाँ पे समेशन एफ आई, ठीक है, और इसको 2 से डिवाइड कर देना, यानी इसको 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। सी एफ का मीनिंग क्या है भाई? सी एफ का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अरे भैया क्यूमुलेटिव, अरे एक मिनट जरा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्यूमुलेट का मीनिंग क्या होता है, किसी को पता है क्या होता है क्यूमुलेट का मीनिंग? CUMMULATIVE, क्यूमुलेट का मीनिंग, क्यूमुलेटिव सॉरी, क्यूमुलेटिव का मीनिंग क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर क्यूमुलेटिव का मीनिंग पढ़ा था हमने, बिल्कुल बस हमारी जबान पे है, बिल्कुल यहाँ पर है, बस निकल नहीं रहा, पता है हमारे को मीनिंग। तो क्यूमुलेटिव का मीनिंग होता है बच्चे इकट्ठा करना, ठीक है, इकट्ठा करना। इकट्ठा करना मतलब अगर आप बहुत सारी चीजों को एक साथ इकट्ठा करते हो तो हम बोलते हैं उसको अक्यूमुलेट या क्यूमुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? ऐसी फ्रीक्वेंसी जो इकट्ठी करके बनाई जाए। इकट्ठी का मतलब क्या होता है? एक साथ रख के बनाई जाए, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे अगर आपको मान लेते हैं एफ दे रखा है, एफ है फ्रीक्वेंसी एफ आई, तो अगर मेरे को सी एफ निकालना है, यानी सी एफ आई हमारे को निकालना है, तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है? इसको निकालने का तरीका ये होता है, सबसे पहले तो ये 2 को लिख लो, देखो ये 2 को तो ऐसे लिख दिया।
अब 2 में ये 4 जोड़ दो, जोड़ सकते हो? तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल जोड़ सकता हूँ मैं। 2 में ये 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई? तो आप बोलोगे सर 2 और 4 होते हैं 6। मैंने करा क्या, ध्यान से सुनूंगा। पहले फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी लिख दी, अब इसमें फर्स्ट वाली में मैंने क्या करा, इस सेकंड वाली जोड़ दी। फिर सेकंड वाली में ये देखो सी एफ, अब मेरे पास 6 आ गया, 6 में फिर ये वाला 6 जोड़ दूंगा तो 12 आ जाएगा। 12 में 8 जोड़ दूंगा तो 20 आ जाएगा। 20 में 10 जोड़ दूंगा तो 30 आ जाएगा। तो ये समझ में आ रही है बात, कैसे कैसे मैं जोड़ रहा हूँ? मतलब सबसे पहले तो मैं 2 को सीधा लिख रहा हूँ, फिर 2 में 4 जोड़ दे रहा हूँ, जो आ रहा है उसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। 6 आया, 6 में 6 जोड़ा, यहाँ पे लिख दिया। 12 आया, 8 जोड़ा, 20 आया, 10 जोड़ा, 30। ठीक है, अब मेरा काम होगा n निकालना। n होता है इन सबका सम, देखो इन सबको जोड़ के आ रहा है 30, दिख गया ना, 30 आ रहा है ना। तो 30 आ रहा है, मैं थोड़ी जगह कर लेता हूँ यहाँ से ना, थोड़ा सा चीजें हटा देता हूँ, मिटा देता हूँ। ठीक है, जगह तभी हो पाएगी भैया। तो हमने क्या करना है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। देखिए n निकला, सबसे पहला मेरा काम ये होगा, अगर मेरे को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, तो सबसे पहला मेरा काम होगा n/2 निकालना। ठीक है, n/2 निकालना, n/2 का मतलब होता है मेरे को 30 को 2 से डिवाइड करना, बच्चे कितना आ जाएगा, 15। 15 आ गया। अब जैसे ही 15 है ना, तो मेरे को जाना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली टेबल में, ये जो दिख रहा है ना क्यूमुलेटिव क्लास फ्रीक्वेंसी वाली जो टेबल है, इसमें जाना है और इसमें 15 को ढूंढना है। थोड़ा सा इसका मीनिंग बताता हूँ। इसका मीनिंग होता है 0 से बड़ी और 2 से छोटी वैल्यू इस वाली लाइन में लाई करेगी। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, जो नीचे 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 2 से बड़ी और 6 से छोटी वैल्यू जो है वो इस वाली लाइन में लाई करेगी। ठीक है, फिर 6 से बड़ी और 12 से छोटी वैल्यू इस वाली लाइन में आएगी। ठीक है, 12 से बड़ी और 20 से छोटी वैल्यू इस वाली लाइन में आएगी। ठीक है, और इसी तरीके से 20 से बड़ी 30 से छोटी वैल्यू इस लाइन में आएगी। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ 15 कहाँ पे होगा, तो 15 आप बोलोगे 12 से बड़ा है, 20 से छोटा है, यानी यहाँ पर है ना, यहाँ पर है। तो अगर यहाँ पर है तो आपको करना क्या है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। आपको करना यह है, 20 के बिल्कुल सामने आ जाओ, दिख रहा है ये सामने क्या है, 8, इसको बोलते हैं हम एफ। इसके थोड़ा सा और सामने आ जाओ, ये कितना दिख रहा है, 6, इसको बोलते हैं हम एल। और इनका गैप कितने का है, तो आप बोलोगे सर 2 2 का गैप है, इसको बोलते हैं हम एच। बात समझ में आ रही है? अब जरा इसमें थोड़ा सा और ध्यान से देखिए, इससे थोड़ा सा एक ऊपर जाओ, 12, इसको हम बोलते हैं सी एफ। मैं दोबारा से ये बात रिपीट करता हूँ, आपको सबसे पहले n/2 निकालना है। 15 आया, 15 को आपको यहाँ पे ढूंढना है कि वो कहाँ पर होगा। 15 को यहाँ पे ढूंढना है कि वो कहाँ पर होगा। ठीक है, तो 12 और 20 के बीच में होगा, 12 से तो बड़ा ही है वो, तो यहाँ पे इस वाली लाइन में लाई करेगा वो, 8 वाली में, है ना, 6 और 8 वाली। ठीक है, अब जैसे ही आपने इसमें करा, ये जो 20 दिख रहा है ना, इसके सामने आओ, यहाँ पे 8 जो दिख रहा है ये एफ होता है। 6 और 8 जो दिख रहा है ये होता है मीडियन क्लास। क्या होती है, मीडियन क्लास। जैसे वो मॉडल क्लास थी ना, ये होती है मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास का मीनिंग भी वही है, मीडियन जो है वो 6 और 8 के बीच में लाई करेगा इसका। ठीक है, अगर हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, सब कुछ सही करा है हमने, तो मीडियन इसका 6 और 8 के बीच में आएगा आपका। ठीक है, इन दोनों का जो गैप होता है वो होता है क्लास इंटरवल या क्लास साइज, जो आपको 2 दे रखा है। ठीक है, n/2 का मतलब समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। अब बात आती है सी एफ कैसे निकालना है। तो इसके बिल्कुल एक ऊपर, है ना, इसके बिल्कुल एक ऊपर, जैसे आपने 20 निकाला था ना, 20 के बिल्कुल एक ऊपर जो होता है वो सी एफ होता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, अगर आपको मीडियन निकालना तो वो होता है एल प्लस, एल मतलब 6 प्लस n/2, n/2 का मतलब हो गया भैया 15, माइनस सी एफ मतलब 12, अपॉन में एफ यानी 20 ना, सॉरी, इनटू एच कर दो। एच की जगह पे कितना भाई, 2, चलो काट दो। ठीक है, अब इसको काटते हैं, 2 से कटाइए 4 बारी में, और 15 में आई थिंक 3 बचेगा, ये 6 प्लस 3/4 हो जाता है भैया, 4 सत्ते 28, 0.7 के आसपास बनेगा, है ना, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 75। ठीक है, तो 6.75 इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसका मीडियन की वैल्यू कितनी है, 6.75 आई। मैंने बोला भी था 6 और 8 के बीच में आएगी, क्योंकि यही तो इसकी मीडियन क्लास होती है। इससे ये भी चीजें पता लगती हैं कि आप मीडियन किस तरीके से निकालते हो। क्लियर है? अब ये मैंने सिखाया मीडियन निकालना आपको। सी एफ का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, सब 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 चीजें बताई आपको। क्या ये बातें क्लियर है? अगर ये बातें क्लियर हैं तो अब जरा ध्यान से एक दो चीजें और सुन लीजिएगा। जब भी हम मीडियन का ग्राफ बनाते हैं, जैसे मॉड का ग्राफ बनाया हमने, तो उसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। तो ग्राफ जब भी मीडियन का बनाना हो, तो मीडियन का जो ग्राफ होता है, ग्राफ ऑफ मीडियन, ग्राफ ऑफ मीडियन जो होता है, इसको हम बोलते हैं ओजाइव, ओजाइव। ठीक है, ये दो तरह का कर्व दे सकता है, एक तो लेस देन टाइप और एक मोर देन टाइप। ठीक है, दो तरह के कर्व होते हैं जो अजाइब के होते हैं। एक तो होता है लेस देन टाइप, ठीक है, ऐसे ऊपर की तरफ, और एक नीचे की तरफ ऐसे जाता है टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, ज्यादा ही टेढ़ा मेढ़ा हो गया। ठीक है, जैसे ये यार, एक मिनट, जैसे ये जो है ऐसे जा रहा है,
दूसरा एक कर्व इधर जा रहा है। जहां पे ये दोनों कर्व मिलते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू लाई करती है, इसको बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं? मीडियन बोल देते हैं। ठीक है, तो जहां पे भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ लेस देन टाइप और मोर देन टाइप, जिसको हम बोलते हैं ओजाइव, ये मीट करते हैं, उस मीटिंग पॉइंट को हम बोलते हैं मीडियन। बात समझ में आ रही है इतनी? ठीक है। अब जरा मेरी थोड़ी बहुत और बात सुन लीजिएगा। क्वेश्चन में स्टार्ट कर रहा हूँ, इसके बस 2 सेकंड में क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। बात ये आई है, अभी तक सर आपने सब कुछ बोला, आपने स्टार्टिंग में ये बोला था मिडिल क्वार्टाइल के करके कुछ यूज करा था वर्ड। ये एक्चुअल में आपने बताना क्या चाहा, हमारे को अभी तक समझ में नहीं आया क्या है मिडिल क्वार्टाइल। आपने पूरी रामायण खत्म कर दिया, आपने अभी तक ये नहीं बोला मिडिल क्वार्टाइल क्या है। तो मिडिल क्वार्टाइल क्या है? मिडिल वैल्यू ही है। और अगर है तो हम क्या गलत पढ़ रहे हैं? फिर ठीक तो पढ़ रहे हैं हम। हमने क्या गलत पढ़ा है? हमने ठीक पढ़ा है। क्या मिडिल क्वार्टाइल की जरूरत है? फिर मीडियन ठीक तो है। तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। क्या होता है कि जब हम मीन, मॉड और मीडियन का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, मीन, मॉड और मीडियन तीनों का ग्राफ बोल रहा हूं मैं, मीन, मॉड और मीडियन का, है ना। तीनों का जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो याद रखिएगा, मीन, मॉड और मीडियन का जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो ये होता है एक क्या? बेल कर्व। क्या बोलते हैं हम इसको? बेल कर्व होता है एक तरह का। अब बेल कर्व क्या होता है? जब भी हमको इसका ग्राफ बनाना हो, एक तरह का ग्राफ होता है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से होता है। जब भी हमने मीन, मॉड और मीडियन का ग्राफ बनाएंगे ना, तो कुछ इस तरीके का फ्रीक्वेंसी कर्व बनता है जो बेल की शेप में होता है। दिख रहा है आपको? है ना। ये कर्व बनाया हमने, इसको बोलते हैं हम बेल कर्व। तो होता क्या है कि ये रिलेशनशिप बताता है मीन, मॉड और मीडियन में, यानी कौन कब कितना वैल्यू ले सकता है, कौन कितना ज्यादा बड़ा होगा, कौन कितना ज्यादा छोटा होगा। ये 3 तरह का कर्व होता है। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, नेगेटिवली स्क्यूड होता है, जिसके ऊपर अभी मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले, इसके ऊपर मैं बात करूंगा, उससे पहले जब भी हम बात करते हैं मिडिल क्वार्टाइल की, अपर क्वार्टाइल की और लोअर क्वार्टाइल की, तो ये क्या क्या होते हैं थोड़ा समझिए। जब भी हम बेल कर्व की बात करते हैं तो बेल कर्व में जो कर्व होता है, अगर मैं क्या करूं, ये पूरे कर्व को 3 ऐसे पॉइंट से डिवाइड कर दूं। जैसे सपोज करिए एक पॉइंट ये है, सपोज करो मैं इसको बोल रहा हूँ Q2। एक पॉइंट ये है, सपोज करो मैं इसको बोल रहा हूँ Q1। एक पॉइंट ये है, सपोज करो मैं इसको बोल रहा हूँ Q3। ठीक है, 3 ऐसे पॉइंट से डिवाइड कर दूं कि मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, कि यहाँ का एरिया, यहाँ का एरिया और यहाँ का एरिया और यहाँ का एरिया, मतलब वो दिखने में अजीब सा लग रहा है लेकिन मैं बोल रहा हूँ, अभी मेरी बात सुनिएगा। ये चारों एरिया अगर इक्वल हो जाएं, इक्वल हो जाएं इसका मतलब क्या है कि पहला वाला जो एरिया है A1, दूसरा वाला एरिया में A1 A2 नाम दे देता हूँ इसको। जैसे ये एरिया पहला वाला A1 है, A2 ये दूसरा वाला है, A3 ये तीसरा वाला, A4 ये चौथा वाला एरिया। कर्व को आगे तक बढ़ा सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना इसमें, है ना। अगर मैं मान के चलूं A1 की जो एरिया की वैल्यू आ रही है, एरिया हम कैलकुलेट करना जानते हैं ना, है ना। इंटीग्रेशन में भी करते हैं, वैसे भी करते हैं, एरिया कैलकुलेट हो जाता है, कोई बात नहीं है। तो A1 का जो कर्व का एरिया आ रहा है, ठीक है, A2 कर्व का जो एरिया आ रहा है, सपोज करिए A3 कर्व का एरिया जो आ रहा है और A4 कर्व का जो एरिया आ रहा है, ठीक है, या पार्ट का A4 पार्ट का जो एरिया आ रहा है अंडर द कर्व, सपोज करिए चारों एरिया बराबर है ना। तो चारों एरिया अगर ये बराबर है तो क्या ये जो मैं बोल सकता हूँ Q2, है ना, Q2 जो है वो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन पूरा पूरा आधा आधा डिवाइड कर रहा होगा? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल कर रहा होगा, है ना। Q2 जो है बिल्कुल बीच की लाइन होगी, है ना। अगर मैं ऐसे नहीं समझ पाया तो आप ऐसे समझिए, सपोज करिए 1 2 3 पॉइंट मैंने किसी लाइन पे डाल दिए, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये मिडिल पॉइंट होगा, अगर ये तीनों पॉइंट बराबर बराबर भागों में बांट रहे हैं, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस के बराबर होगी। यहाँ पे तो ये डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आया लाइन में, 2D फिगर में मैं एरिया का कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ। ठीक है, सपोज करो मैंने 3 पॉइंट डाल दिए किसी भी फिगर में, और 3 पॉइंट डालने पे अगर ये चारों एरिया बराबर हो गए तो हम ये बोलेंगे कि भैया इतना एरिया बराबर होगा। तो ये जो मिडिल वैल्यू है इस समय, है ना, ये इस एरिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। इस मिडिल वैल्यू को हम बोलते हैं मिडिल क्वार्टाइल। क्या बोलते हैं? मिडिल क्वार्टाइल। ठीक है, मिडिल क्वार्टाइल, इसको Q2 से डिनोट करते हैं और इसको एक और नाम से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं मिडिल वैल्यू यानी मीडियन। ठीक है, तो मीडियन होता क्या है? मीडियन एक बेल कर्व का, मतलब वैसे तो होती है मिडिल वैल्यू, लेकिन एक बेल कर्व का ऐसा पॉइंट होता है जो पूरे कर्व को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, 2 इक्वल एरिया में डिवाइड कर देता है। ठीक है, इसको Q2 भी बोलते हैं, मिडिल क्वार्टाइल भी बोलते हैं और इसको मीडियन भी बोलते हैं। कितने रेशो में डिवाइड करता है तो याद रखिएगा, ये 1:1 में डिवाइड कर देता है। ठीक है, अब बात ये आती है Q1 क्या है सर? तो Q1 को हम बोलते हैं लोअर क्वार्टाइल। क्या बोलते हैं? लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल।
अब लोअर क्वार्टाइल का काम क्या है सर? लोअर क्वार्टाइल का काम ये होता है कि ये जो एरिया है ना, देखो ये वाला एरिया A1, A2, A3, A4, ये जो एरिया है ये कुछ इक्वल इक्वल रेशो में डिवाइडेड है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भैया यहाँ पे कितना पोर्शन है और बचा हुआ पोर्शन कितना है, तो आप बोलेंगे सर आगे एक पोर्शन है, बचा हुआ पोर्शन जो है वो 3 है। तो ये Q1 जो होता है पूरे कर्व को 1:3 में डिवाइड करता है। Q2 जो है वो 2:2 में डिवाइड करेगा। अगर आप ध्यान से देख पाओ, दो इधर है दो इधर है, तो 2:2 को ना हम 1:1 भी लिख सकते हैं। तो इधर नीचे 1:1 लिख दिया मैंने। Q3 जो है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसके आगे 1, 2, 3 एरिया है। तो Q3 जो है वो 3:1 में किसी भी बेल कर्व को डिवाइड कर देता है। 3:1 मतलब 3 इक्वल पार्ट और एक इधर वाला पार्ट जो है वो अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इसको हम Q3 को बोलते हैं अपर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल, ठीक है, अपर क्वार्टाइल। अब इसी के बेसिस पे जो होते हैं इनके फॉर्मूले डिसाइड होते हैं। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ और थोड़ा सा, जैसे सपोज करिए अगर आपको ना जैसे Q1 निकालना है ऑड फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए, जैसे n की वैल्यू ऑड है ना, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, या इवन के लिए भी पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगर जैसे ऑड नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए, या ये वाला बेसिक फॉर्मूला एक बड़ा वाला ही उठा लेते हैं। जैसे आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है मीडियन का, है ना, n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, ये फॉर्मूला बना कैसे, ये पता होना चाहिए। तो अगर मान लेते हैं मेरे को Q1 निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है L प्लस n/4 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच होता है। ठीक है, इंटू एच होता है। अब ये n/4 क्यों आता है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। ये होता है 3 + 1 इस पूरे का सम नीचे आ जाता है, यानी 4। ठीक है, और ऊपर आ जाता है जिसकी आपको निकालनी है, n की उससे मल्टीप्लाई करो, जो आगे वाली टाइल है उससे मल्टीप्लाई कर लो। तो आप बोलोगे सर आगे तो एक ही है, तो ये हो गया n/4। सही है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, Q2 जो होता है इसका फॉर्मूला होता है L प्लस 2n/4 माइनस सी एफ, या 2n/4 क्यों करूं मैं, n/2 कर लेता हूँ। n/2 माइनस सी एफ, n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये Q2 क्या आपने पढ़ा ही है, ऊपर वाला फॉर्मूला ही है ना। ये कैसे आता है मैं आपको समझाता हूँ। इन दोनों का देखो सम कितना है, 2। तो सम 2 है तो 2 से डिवाइड करो, n इंटू इसके आगे कितनी टाइल्स हैं, तो आप बोलेंगे सर 2 टाइल्स हैं, लेकिन मैंने उसको डिवाइड कर दिया। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो मैं ऐसे समझा देता हूँ। ये 2:2 में डिवाइड हो रहा था, अगर मैंने आपको बताया हो तो 2:2 में डिवाइड हो रहे थे, है ना। तो नीचे सम 4 आ जाएगा, ऊपर इसके आगे कितनी टाइल हैं, तो आप बोलेंगे 2 टाइल हैं। तो 2n/4 यानी n/2, यानी n/2 इस तरीके से आता है इसका। ठीक है, तो n/2 इस तरीके से आप ये समझिए 2:2 था ये, है ना। इसको 1:1 में तो मैंने काट के लिखा है। तो 2:2 था, तो यहाँ पे तो होता है टोटल सम, यहाँ पे ऊपर होता है 2। ठीक है, तो n/2 इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। क्लियर। अब जैसे तीसरा वाला अगर मेरे को Q3 निकालना हो, तो इसके आगे कितनी टाइल्स हैं, तो आप बोलोगे 1, 2, 3। ये होगा n प्लस 3n, और टोटल कितना है, 3 और 1 मिला के 4। 3n/4 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच होता है। यानी कितना फर्क आ रहा है इसको निकालने में, हमारा फर्क बस इतना आ रहा है कि हम Q1, Q2 और Q3 के लिए, ठीक है, मेरे को बस एक फॉर्मूला आना चाहिए किसी भी का, और उससे मैं बाकी फॉर्मूला भी बना सकता हूँ। जैसे L प्लस n/4 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, दूसरा बनाया n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, जो कि मीडियन का होता है। तीसरा 3n/4 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो आप ऐसे Q1, Q3 आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, हाँ मेरे को पता है कि मैंने थोड़ा सा लंबा टाइम ले लिया इसको समझाने में, लेकिन अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो वो दिक्कत करेगा। आपने कोर्स लिया ही इसलिए कि आपको कुछ ऐसा मिले जो आपको पढ़ने में भी ठीक लगे और जो आपके एग्जाम में आए तो आप उसको कर भी पाओ। ठीक है, 10th की क्लास पढ़ के या 10th की एनसीईआरटी पढ़ के आपको ये सब नहीं मिलेगा, है ना। तो ये सब कहीं से तो करना पड़ेगा ना। तो ये समझ में आ गया, 10th की, 11th की, 12th की, जो भी आप पढ़ते हो, है ना। तो ये सब ढूंढना ना पड़े आपको, इसलिए मैं पूरा का पूरा एक साथ में बता रहा हूँ। इसके ऊपर क्वेश्चन भी करवाऊंगा अभी PYQ। इतना क्लियर है। अब मैंने बोला यहाँ पे ना जो मीन, मॉड और मीडियन में रिलेशनशिप बताता है कौन, बेल कर्व। तो कैसे रिलेशनशिप बताता है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ इसके ऊपर। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जब भी हम बेल कर्व की बात करते हैं तो ये टोटल 3 तरह का होता है। फ्रीक्वेंसी कर्व बोलते हैं हम इसको। ठीक है, एक होता है नेगेटिवली स्क्यूड कर्व, इसको बोलते हैं हम क्या, नेगेटिवली स्क्यूड कर्व। मैं थोड़ा सा इसमें ना रेड पेन ले लेता हूँ। ठीक है, नेगेटिवली स्क्यूड कर्व होता है। दूसरा होता है नॉर्मल कर्व, और तीसरा होता है पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व। नेगेटिवली स्क्यूड कर्व क्या होता है, ऐसे नीचे से जाता है और उसके बाद वो इंक्रीज हो जाता है। मतलब पहले डिक्रीज हो रहा होगा, उसके बाद इंक्रीज हो रहा होगा, मतलब डिक्रीज से इंक्रीज की तरफ जाता है।
उसके बाद पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व जो होता है वो इंक्रीज से डिक्रीज की तरफ जाता है। इंक्रीज से डिक्रीज यानी पहले ये एकदम से ऐसे बढ़ेगा, उसके बाद एकदम से घट जाएगा। ठीक है, यानी ये पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लाई करता है। ठीक है, जो नॉर्मल कर्व होता है उसका कुछ नहीं, वो बेल कर्व ऐसा होता है। अब होता क्या है, जब नॉर्मल कर्व की बात करें तो यहाँ पे मीन, मीडियन और मॉड, ये तीनों इक्वल होते हैं, याद रखिएगा, है ना। ये तीनों इक्वल होते हैं, यानी इसका जो मॉड होगा यानी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, वो देखो वो भी यहीं पर ही होगी। इस कर्व का अगर मैं आपसे मीडियन पूछूंगा, अभी तो मैंने Q2 निकाला था, Q2 बिल्कुल बीच में होता है ना। इसका मैं मीन पूछूंगा तो मीन भी बीच में ही होगा। क्लियर है, तो इसका मीन, मॉड और मीडियन तीनों जो है वो सेम ही होते हैं, तो कोई फर्क नहीं होता। अगर मान लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो, उसमें स्क्यूनेस नहीं है, यानी वो नॉर्मल सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। इसको एक और नाम से भी जानते हैं हम, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, ये लिख रखा है परफेक्टली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें मीन, मॉड और मीडियन जो होते हैं वो तीनों बराबर होते हैं। ठीक है, मीडियन ऑलवेज बीच में होता है। अब जैसे यहाँ पे मीडियन बीच में है, मॉड है, मीन है, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भैया ये है नेगेटिवली स्क्यूड कर्व, है ना, इसमें कौन बड़ा है, मॉड बड़ा है, मीन बड़ा है या मीडियन बड़ा है, क्या लगता है आपको? हाँ जी, अच्छा। तो कुछ लोग कह रहे हैं इसका मॉड बड़ा है, कुछ लोग कह रहे हैं इसका मीडियन बड़ा है, कुछ लोग कह रहे हैं इसका मीन बड़ा है। तो याद रखिएगा, अगर जैसे ये कर्व है ना, बड़ा कैसे देखोगे या छोटा कैसे देखोगे, ये होती है डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जैसे मैं अगर आपसे यहाँ पे पूछूंगा कि यहाँ पे मीन, मॉड और मीडियन में कौन बड़ा है, मीन, मीडियन और मॉड, ठीक है, कौन बड़ा है, अपने दिमाग में सोच लीजिएगा, मैं फिर इसका आंसर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी मीन, मीडियन और मॉड, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखिए, याद रखिएगा, हम एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ेंगे, ऐसे इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे। इस डायरेक्शन में जो सबसे पहले आ रहा है, सबसे पहले कौन आ रहा है, मॉड, ये सबसे बड़ा होता है। ठीक है, फिर कौन आ रहा है, मीडियन, फिर कौन आ रहा है, मीन, ये सबसे छोटा। क्लियर। अब जरा इधर ध्यान से देखो, इस डायरेक्शन में सबसे बड़ा कौन आ रहा है, तो आपको देखने से मॉड लग रहा होगा, मॉड इसका आंसर नहीं है। हम इसके बेसिस पे नहीं देखते इसको कि ये वाई एक्सिस पे कितनी वैल्यू ले रहा है, हम इसके बेसिस पे देखते हैं कि हम एक्स एक्सिस में कितना आगे तक बढ़ रहे हैं। एक्स एक्सिस तक कितना आगे तक बढ़ रहे हैं, तो आप बोलेंगे एक्स एक्सिस में, अगर आप ध्यान से देखो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे ऐसे नंबर होते हैं ना, 1 2 3 4, ऐसे नंबर बढ़ते 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 जाते हैं, है ना। तो अगर ऐसा है, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि भाई सबसे आगे कौन है, तो आप बोलेंगे मीन है। तो मीन सबसे बड़ा होगा यहाँ पे, याद रखिएगा, मीन क्या है, सबसे बड़ा होता है। मीडियन क्या होता है, उससे छोटा होता है। मीडियन ऑलवेज बीच में होता है, उसके तो याद करने की जरूरत नहीं। मॉड सबसे छोटा होता है। तो याद रखिएगा, पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में मीन सबसे बड़ा होता है, मीडियन उससे छोटा, मॉड सबसे छोटा। ठीक है, नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में मॉड सबसे बड़ा होता है, मीडियन उससे छोटा, मीन सबसे छोटा। तो इसको रीड करना आना चाहिए आपको, मतलब एग्जाम में ऐसे नहीं दिखाएगा, सीधा सीधा कर्व दे देगा आपको, खुद रीड करो, खुद आंसर बताओ, है ना। या पॉजिटिवली डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिवली डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा नाम डाल देगा वो। पता होगा तो आप कर लोगे, नहीं पता होगा तो आप तुक्के भी नहीं मार पाओगे उसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें तो तुक्के भी नहीं लगेंगे आपके, है ना। तुक्के उसमें लगते हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत कैलकुलेशन की उम्मीद होती है। चलिए, तो इतना क्लियर है। रीड कैसे करना है इसको, ये समझ में आना चाहिए। जो इस तरफ होता है वो सबसे बड़ा, जो सबसे आगे दिख रहा है यहाँ पे इस तरफ, है ना, फिर ये छोटा, फिर ये सबसे छोटा। क्लियर। तो इस तरीके से आपको रीड करना है इसको। अब जरा थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए। ठीक है, अब जैसे अगर आपको ये समझ में आ गया, तो ये क्वेश्चन देते हैं आपको, ये लो। आपको ये बोल रखा है कि द फ्रीक्वेंसी कर्व फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम इन अ रीजन इज पॉजिटिवली स्क्यूड। ठीक है, एज शोन इन द फिगर बिलो। ठीक है, आपसे बोला है फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, मीन, मॉड, मीडियन, मॉड, मीडियन, मीन, मॉड, मीडियन, मीन, मीडियन, मीडियन, मीन, मॉड। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें से, यानी कौन सबसे बड़ा होगा, कौन सबसे छोटा होगा, कौन क्या होगा। अब इसमें तो देखो, वो तो मैंने ये तो आपको कर्व दिखाया था ना बना के, इसमें तो देखो मैंने सबको बताया था कि कौन कहाँ पे होगा। आपको खुद ही डिसाइड करना होता है कि कहाँ मॉड होता है, कहाँ मीडियन होता है, कहाँ मीन होता है। मॉड होता है भैया सबसे बड़ा, सबसे बड़ा मतलब फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा, मतलब ऐसे सबसे बड़ा नहीं, तो सबसे पहले मॉड आ जाएगा। मीडियन बीच में होता है, फिर मीडियन आ जाएगा भाई, है ना। तीसरा मीन आ जाता है भाई, है ना, मीन आ जाएगा। तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व है, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप बोलोगे सर जो मीन है ना वो सबसे पहले आया है, यहाँ से इस तरफ से काउंट करना होता है। ठीक है, उसके बाद बीच में मीडियन आया है ना, उसके बाद जो आया है मॉड आया है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर लग रहा है। इनको तो बिल्कुल हटा देना जिसमें मीडियन बीच में है ही नहीं,
तो ये तो आप पहले ही हटाओ, ये भी हटाओ, ठीक है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन नंबर बी ही जो दिख रहा है वो आपको करेक्ट आंसर दिख रहा है। याद रहेगा ये सब, मतलब किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना तो वही बना पाएगा जिसने पढ़ रखा है, वरना कोई नहीं बना पाएगा इसको, है ना। बहुत ही इजी सी बात है। तो पढ़ोगे तो बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो याद रखिएगा ये वाला ऑप्शन नंबर 20 का कैसे करेक्ट आंसर आया वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब जैसे हम बात कर लेते हैं, भैया इतना सब कुछ बता दिया तुम्हारे को मीन सबके बारे में। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये सेंट्रल टेंडेंसी आज खत्म हो जाए, तो मैं थोड़ा बहुत और चीजों के ऊपर बात कर रहा हूँ। देखो, मीन निकालना सिखा दिया, मॉड सिखा दिया, मीडियन सिखा दिया, है ना। अब क्या कर रहा हूँ, मैं मीडियन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, सॉल्व करिएगा, आंसर बताइएगा, ठीक है। चलिए 2013 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपको बोल रखा है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 13 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट आर 10 3 10 12 9 7 9, ठीक है, ये हैं सारे के सारे। द मीडियन ऑफ दिस डाटा इज 7 8 9 10। भैया 30 सेकंड का टाइम दीजिए, वीडियो को पॉज करिए चाहे तो आप, ठीक है। अगर आप पेन वगैरह लेके बैठे हैं, वीडियो को पॉज करिए, जल्दी जल्दी इसका आंसर बनाइए। मैं जल्दी से इसका आंसर दूंगा बिना रुके, ठीक है। आप अपना आंसर मैच कर लीजिएगा मेरे से कि वो बनता है या नहीं बनता। सबसे पहले तो मैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखूंगा। सबसे पहले मेरे को दिख रहा है 3, ओके। 3 से बड़ा कोई नंबर, 6, 6 ही है ना। 6 इधर आ रहा है, 6 इधर आ रहा है, 6 6 और तो नहीं आ रहा कहीं 6, नहीं। अब देखिए 7 7 7 7 आ रहा है 3 बार, 7 7 7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर आ जाएगा 8, 8 एक ही बार आ रहा है आई थिंक, है ना। फिर आ जाएगा 9 9 9 9, फिर आ रहा है 10 10 10 10 10 10 और फिर 12 आ रहा है। तो ये हो गई ऑब्जर्वेशंस, है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने ऑब्जर्वेशन लिख दी। कितनी है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और 13 ही बात हुई है हमारे पास में। इसका मीडियन निकालना है मेरे को। एन की वैल्यू कितनी है बच्चे, 13 यहाँ पे। एन इज इक्वल टू 13 है, तो मीडियन का फॉर्मूला जो हो जाता है वो हो जाता है एम इज इक्वल टू एन प्लस 1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हमारे को ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए एन बाय 2th ऑब्जर्वेशन, एन बाय 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन होल अपॉन 2 ये वाला लगाना है, ठीक है। क्लियर। चलिए अब जरा देखिए 13 प्लस 1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन, 13 प्लस 1 14 अपॉन 2, है ना। 14 अपॉन 2 अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो कितना होता है, तो आप बोलेंगे 7th ऑब्जर्वेशन इसका करेक्ट आंसर। 7th ऑब्जर्वेशन में देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 ये दिख रहा है भाई। तो इसका मीडियन कितना, 8, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इन्होंने 7 भी ऑप्शन में दिया है, वो 7 इसलिए ऑप्शन में दिया है, कुछ बच्चे यहाँ पे भी छोड़ देते हैं, मतलब वो बच्चे करते हैं, आप बच्चे नहीं हो, ठीक है। आप बच्चों से ज्यादा अलग हो, है ना। तो वो बच्चे करते हैं, ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आई होप आपका भी यही निकला हो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रखा है मीडियन निकालना है इसका, जल्दी निकालिएगा। 2 4 7 और 9, ठीक है। जल्दी आपको करना है भैया, टाइम दूंगा 30 सेकंड का, बस इससे ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास में। 30 सेकंड से पहले पहले निकालना है आपको आंसर, ठीक है। तो मैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेता हूँ सबसे पहले। देखो 2 है 2 है, 2 गया 2 गया, 3 3 3 3, फिर 4 4, ठीक है। और है भैया 5 5, उसके बाद है 7, है ना। 7 ये आ गया, 4 7 7, फिर 9 आ गया, फिर 10 आ गया। चलो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसका मीडियन निकालना है, आप अपने दिमाग में लगाते रहिएगा, ठीक है ना। 9 है, ऑड नंबर ऑफ, तो मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा भैया n प्लस 1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन, है ना। ऑब्जर्वेशन, तो ये हो गया 9 प्लस 1 अपॉन 2। मेरे हिसाब से दिमाग में कर लोगे इसको। फिफ्थ वाले नंबर पे कौन सा दिख रहा है, जरा देख के बताओ, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये दिख रहा है, ठीक है। तो 4 इसका करेक्ट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। क्लियर है। ऐसे आपको निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आई गेस मैं आपको होमवर्क में दे सकता हूँ, है ना। चलिए होमवर्क में डाल देते हैं इसको, निकाल लोगे ना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब जरा इसमें ध्यान से देखो। आपको बोल रखा है कि इसका मीडियन निकालना है भैया, मीडियन निकालना है। इसमें सबसे पहले ध्यान देखिए, आपको क्लास इंटरवल गिवन है, क्लास इंटरवल गिवन है, लिखो 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50। क्लियर है, ये क्लास इंटरवल गिवन है। अब यहाँ पे F5 देख लो, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी 5 10 20 5 10, ठीक है। अब आपको तीसरा काम होता है CF निकालना। चलिए इसको आप अपने दिमाग से भी जल्दी जल्दी करिएगा, ठीक है। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम से थोड़ा ज्यादा 40 सेकंड दे देते हैं इसको करने के लिए, है ना। थोड़ा सा दिल का अच्छा हूं मैं,
तो 40 सेकंड 10 सेकंड बढ़ा के दिए आपको मैंने। 23, 24, 25, 26, ठीक है, 4 ऑप्शन है, जल्दी बनाइए। CF से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। CF है 5, 10 5 15, 15 और 20 35 होते हैं आई थिंक। 35 5 40, हाँ जी, हाँ, 40 और 10 50, ठीक है। और याद रखिएगा इन सब का सम यही होता है जो लास्ट वाला नंबर आता है। आप चाहो तो करके देख लो। देखो 5 10 15 20 35 5 40 10 50 क्यों आता है ये लास्ट वाला नंबर? भैया इसी को तो क्यूमुलेट करके हमने सारा का सारा बनाया है। क्यूमुलेटिव का मतलब भी वही होता है ना। तो याद रखिएगा ये जो n होता है वो लास्ट टर्म इसके बराबर होता है, CF की लास्ट टर्म के बराबर होता है, तो n की वैल्यू होगी 50, ठीक है। अब आपको मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने के लिए भाई वही सब निकालना है आपको। देखो सबसे पहले n/2 निकालना है। नाउ n/2, n/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 50/2, यानी हो जाएगा कितना 25। 25 कहाँ पे लाई करेगा? इस वाली लाइन में। इस वाली लाइन पे आ जाओ। ये सबसे पहला f हो गया, ये हो गया l, ठीक है, इनका गैप 10 का। तो यहाँ पे आ गया l इज इक्वल टू आ गया 20, h इज इक्वल टू आ गया 10, f इज इक्वल टू आ गया 20, और CF जो होता है वो एक ऊपर होता है। CF मतलब ये वाला हो जाएगा 15, ठीक है। जैसे ही हुआ मीडियन का फॉर्मूला जो होता है वो लगा दो, आपका आंसर खत्म। मीडियन इज इक्वल टू होता है l प्लस n/2 माइनस CF अपॉन f इंटू h, ठीक है। चलिए भाई, तो एल है भैया 20 प्लस, और मैंने बोला मीडियन जो होता है मीडियन क्लास के अंदर लाई करता है, तो 20 से 30 के अंदर लाई करेगा। कभी कभार इसमें होता है कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स वाई की वैल्यू पूछ लेता है, तो याद रखिएगा आपको मीडियन क्लास पहले से ही पता है। अगर मान लेते हैं आपको बोल देता है कि इस डेटा का मीडियन जो है वो कुछ है मान लेते हैं 24 25 26 कुछ भी मान लेते हैं, 25 है मान लेते हैं इसका मीडियन, है ना। तो अगर इसका डेटा का मीडियन 25 है तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी मिसिंग फ्रीक्वेंसी में? तो मीडियन क्लास में पहुंच जाना सबसे पहले, वहां से सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आपको एल भी मिल जाएगा, एच भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, तो लगाना आसान रहेगा, ठीक है। n/2 यानी 25 माइनस CF 15 अपॉन f 20 इंटू h 10, काट दो इसका 0, ठीक है। ये हो गया 20 प्लस 25 माइनस 15, 25 15 10 आ गया आई थिंक, 10 अपॉन 2 5 आ रहा है। लो भैया ये तो 25 ही आ गया इसका आंसर, ये तो जादू है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, कभी कभार ऐसे तुक्के भी लग जाते हैं, ठीक है, और अच्छे लगते हैं ये तुक्के जब लगते हैं ना, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, क्लियर है ना? कोई डाउट है? नहीं, ठीक है। चलिए आज के लिए हम इतना कर रहे हैं। आई थिंक आपको 3 चीजें हमने बता दी है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का पोर्शन हमने करवा दिया। आई डोंट थिंक कि आपको इसमें कोई डाउट होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो हम इसको बिल्कुल क्लियर करेंगे, ठीक है। हमारे से पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्लियर है ना? और अगर कोशिश ये करिएगा इसको वीडियो को देखिए आप, ठीक है, देखिए देखिए, और इसमें हम पूरा का पूरा चीजें करवाएंगे। कल हम नेक्स्ट वीडियो में जो करवाएंगे, ठीक है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन स्टार्ट करवाएंगे। उसमें बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए, ठीक है। जितना पढ़ोगे उतना बढ़िया चलेगा उसका, और इजी है। इस तरीके से कराऊंगा आपको, सारे PYQs भी लगवाऊंगा, सब चीजें करवाऊंगा, आपको मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो चलिए इसका रिव्यू जो है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर आपको अच्छा लगेगा तो। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।